everyone, my name is Swati. Welcome to our YouTube channel Best Educational TV. यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आर्थिक जीवन, कृषि तथा पशुपालन। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिनमें पैदावार काफी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थी। खुदाई में गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं। संभवतः सिंधु क्षेत्र में लोग धान की खेती करना नहीं जानते थे। गुजरात क्षेत्र में लोथल तथा रंगपुर के स्थानों से मृत्युंज में लिपटे हुए धान की भूसी मिली है, जो अत्यंत निम्न कोटि के हैं। धान की खेती किए जाने का स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिलता है, किंतु यह उत्तरकालीन है। लोथल तथा रंगपुर से बाजरा की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। रोजदी से बाजरे की छह किस्में जैसे सांवा, कोदो, रागी, ज्वार आदि पहचानी गई हैं। हड़प्पा में मटर तथा तिल की खेती होती थी। सूती वस्त्रों के अवशेषों से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक काल में मोहनजोदड़ो या मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन होता था। सिंचाई के लिए नदी से पर्याप्त जल प्राप्त होता था। मिट्टी नरम होने के कारण पाषाण तथा कांच से निर्मित उपकरणों की सहायता से खेती की जाती थी। डी कोशाम्बी का विचार है कि सैंधव निवासियों के पास भारी हल नहीं था तथा वे पाषाण निर्मित कुदाल की सहायता से खेती कर लेते थे, किंतु यह विचार तर्कसंगत नहीं है लगता, क्योंकि कालीबंगन में सैंधव संस्कृत के पूर्व के स्तरों से नगर की सुरक्षा प्राचीर के बाहर जुटे हुए एक खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यहाँ के लोग न केवल हल द्वारा खेती की जुताई करते थे, अपितु एक ही खेत में एक साथ दो फसलें भी उगाना जानते थे। संभव है कि उनके हल लकड़ी के रहे हो, जो अब नष्ट हो गए हो, क्योंकि हलों के अभाव में व्यापक पैमाने पर कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने एक हल का प्रारूप तथा बनावली से मिट्टी के बने हल का पूरा प्रारूप प्राप्त हो चुका है। सिंचाई के लिए बांध तथा नहरें भी बनाई गई होगी। सैंधव नगरों की समृद्धि को देखते ही यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि वहां के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करते थे तथा अतिरिक्त उत्पादन को नगरों में भेजते थे। सिंधु सभ्यता का व्यापक नगरीकरण अत्यंत उपजाऊ भूमि को पृष्ठभूमि में ही संभव हो सका था। उस समय के कृषक पर्याप्त मात्रा में
अन्न का उत्पादन कर न केवल अपनी बल्कि नगर में रहने वाले विभिन्न शिल्पियों, व्यापारियों तथा सामान्य नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी किया करती थी। विभिन्न नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार बने होते थे। इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अन्नागार या कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग प्रतीत होते हैं। इनकी रख रखाव की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती थी। इसके लिए राज्य की ओर से पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। ये बैंक या खजाने का काम करते होंगे। चूंकि उस समय सिक्कों के प्रचलन का निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, अतः संभव है कि विनिमय अनाज के माध्यम से ही होता रहा हो। उल्लेखनीय है कि समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता के प्राय सभी नगरों के अन्नागारों के साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें कुछ तो अत्यंत विशाल होते थे। अन्नागारों के पास ही अनाज कूटने के चौतरे तथा मजदूरों की बस्तियां के अवशेष मिले हैं। उनके अतिरिक्त लोग घरों में अनाज रखने के लिए खत्तियां भी बनाते थे। हड़प्पा से इस प्रकार की 3 खत्तियां मिलती हैं। कालीबंगन से बड़े आकार में वर्तमान जार एक के ऊपर एक करके रखे हुए मिलते हैं। इससे सूचित होता है कि लोग अपने खाने से अधिक उत्पन्न करते थे तथा भविष्य के लिए अनाज सुरक्षित भी रखते थे। अनाज को ओखली में कूट कर तथा सिलबट्टे द्वारा पीसकर आटा तैयार किया जाता था। प्रायः सभी स्थलों से सिलबट्टे मिलते हैं। लोथल से एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी मिलते हैं। ऊपर वाले पार्ट में अनाज डालने के लिए एक छेद बनाया गया है। कृषि के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। सैंडल मृदभांडों मोहरों पर की गई चित्रकारी तथा प्राप्त जीवाश्मों के आधार पर हम उनके पालतू पशु पक्षियों के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। कुबड़दार विषव का अंकन मोहरे पर बहुतायत में मिलता है। अन्य पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सूअर, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश आदि थे। हाथी से उनका परिचय था क्योंकि हाथी दांत का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया गया है। पक्षियों में मुर्गा, बत्तख, तोता, हंस आदि पाले जाते थे। कुछ पशुओं की धार्मिक मान्यता थी तथा कुछ को मांस के लिए पाला गया था। ऊंट तथा घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता, किंतु फिर भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, सुरकोटदा के स्थलों से एक कुबड़दार ऊंट का जीवाश्म मिला है। जहां तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि संभव लोग इससे परिचित नहीं थे और यह आर्यों का प्रिय पशु था, किंतु लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़ों की मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी संभव लोग परिचित थे। लोथल से प्राप्त घोड़े के दूसरे तथा दायां ऊपरी चौखट के दांत तो बिल्कुल आधुनिक पालतू घोड़े के दांत जैसे हैं। बीबी लाल ने कालीबंगन के उत्खनन से घोड़े के अवशेष मिलने की सूचना दी। अतः अब यह नहीं कहा जा सकता कि घोड़े का अस्तित्व आर्य सभ्यता में ही था। मेसदी नामक नगर पशुओं का प्रमुख केंद्र था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियो। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके यह भी बताएं कि यह एजुकेशनल वीडियो